Yes, good morning, all of you. चलो स्टार्ट करो. Hmm? Yes, स्टार्ट करो.
बोलो क्या आ रहा है? क्या तीसरे क्वेश्चन में? हम्म। तो बोलो क्या आ रहा है? बी सी 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 डी बी सी डी बी। क्या पूछा गया है? देखो पहले दिया क्या है, द फॉलोइंग टेबल gives the sale of batteries manufactured by the company over the year, number of different types of batteries sold by company over the year in thousands। तो ये 4AH 7AH ये सब टाइप्स की बैटरीज है। ये इस सन में इतनी इतनी सेल हुई है और ये टोटल सेल भी यहाँ पर दी हुई है, अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंट इंक्रीज इन द सेल ऑफ 55AH बैटरी इन 98 में 55AH की बैटरी का जो सेल है वो कितना परसेंट है? नहीं, हाँ अप्रोक्सीमेट। किसके कंपैरिजन में? 92 के कंपैरिजन में। 92 का कंपैरिजन कहाँ है? इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो कितना इंक्रीज है? तो कितना इंक्रीज है? तो 145 माइनस 108 किसके रिस्पेक्ट में? 92 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। कर दो सॉल्व। ये इंक्रीमेंट हो गया 98 की और 92 की सेल का इंक्रीमेंट कितना है विद रिस्पेक्ट टू 92 इंटू 100। तो ये आ जाएगा परसेंटेज में। अप्रोक्सीमेट निकालना है, कितना आ रहा है? 34%। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 34% के बराबर आ रहा होगा।
फर्स्ट में कोई डाउट? ठीक है। सेकेंड क्या पूछा गया है? द टोटल सेल ऑफ ऑल 7 ईयर्स इज मैक्सिमम फॉर विच बैटरी। अगर हम देखें कि किस बैटरी के लिए सेल सबसे मैक्सिमम है, तो यहां पर अगर हम देखें तो टोटल सेल ऑफ 7 ईयर्स, यहां पर सबसे ज्यादा किसकी है? द टोटल सेल ऑफ ऑल द 7 ईयर्स इज मैक्सिमम फॉर विच बैटरी। अच्छा, इनका समेशन निकालो, इनका समेशन प्लस इसका समेशन, इस तरीके से हर एक बैटरी का सेपरेट समेशन, और उसमें से फिर देखना पड़ेगा कि कौन से का मैक्सिमम है। किसका आ रहा है? 32Ah, इसका मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है ना। यहां पर 4Ah बैटरी का समेशन, 7Ah बैटरी का समेशन, और इनमें से सबसे मैक्सिमम किसका है? सी आ रहा है सबका, ठीक है। नेक्स्ट, what is the difference in the number of 35Ah बैटरी sold in 93? 93 की 35Ah बैटरी और 97 की, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? तो 84 माइनस 45, और क्योंकि ये थाउजेंड्स में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका? 1000 का। कितना आ रहा है? 39,000। डी। यहां तक किसी को डाउट? क्लियर है? उसके बाद क्या बोला गया है? द परसेंटेज ऑफ 4Ah बैटरी सोल्ड टू द नंबर ऑफ बैटरीज टू द टोटल नंबर ऑफ बैटरी सोल्ड वाज मैक्सिमम इन द ईयर। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ 4Ah बैटरी सोल्ड, ठीक है, परसेंटेज ऑफ 4A बैटरी सोल्ड, तो यहां पर ये जो टोटल सेल आई थिंक निकालनी पड़ सकती है इसमें। द परसेंटेज ऑफ 4Ah बैटरी सोल्ड टू द नंबर ऑफ बैटरीज सोल्ड वाज मैक्सिमम इन द ईयर। अच्छा, कौन से ईयर में? तो यहां पर पहले 75 का परसेंटेज निकालना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में? 543 के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि 543 टोटल बैटरी सेल हुई थी, उसमें से 4Ah की बैटरी का कितना परसेंट सेल हुआ? 92 में, ठीक है। हाँ, 92 ऑप्शन में है नहीं, तो हमें सिर्फ किसके लिए चेक कर लेना चाहिए? 94, 95, 96 और 97, इन चार के लिए चेक कर लो। 94, 5, 6 और 7, इन चार में चेक कर लो कि किसका क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो एक तरीके से 96 जो है वो कितना परसेंट है? 525 का, ठीक है। इस तरीके से सबका निकाल लो, चारों का, और उसमें से मैक्सिमम किसका है वो देख लो, निकालो। क्या? 97, ठीक है, 97 का सबसे ज्यादा आएगा, निकाल लो। फिर से बता देता हूं, यहां पर 4Ah बैटरी जो है वो कितना परसेंट सेल हुआ है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये 4Ah बैटरी का सेल और ये टोटल बैटरी, तो बैटरी 4Ah कितनी बिकी है विद रिस्पेक्ट टू टोटल के रिस्पेक्ट में इनटू 100, और कौन से सन में मैक्सिमम सेल हुई है। मल्टीप्लाई बाय 100 इसलिए क्या था? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है नंबर्स इन थाउजेंड्स, तो यहां पर ये जो नंबर लिखा है, जैसे कि अगर ये 75 लिखा है तो एक्चुअल में ये क्या है? 75,000 है, इसलिए 1000 का मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो यहां पर अगर देखोगे तो 96 और 500 देखा जाए तो लगभग डिवाइड बाय 5 और 6 के अप्रॉक्स, 5 और 6 के बीच में। 105 को भी देखोगे तो यहां पर भी ये 5 के अप्रोक्सीमेटली है, और यहां पर भी, और यहां पर जो जा रहा है वो कितना जा रहा है? 4 के अप्रॉक्स, ठीक है। तो इसका परसेंटेज क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। सबसे, अब फिफ्थ वाला देखो, मतलब अगर सॉल्व नहीं भी करोगे ना तो भी अप्रोक्सीमेशन से आ जाएगा कि ये तीनों जो आएंगे वो 5 और 6 के बीच में आएंगे, और ये किसके बीच में आ रहा है? 4 to 5 के बीच में, ठीक है ना। नेक्स्ट, in case of which battery there was a continuous decrease in the sale 92 to 97, 92 to 97 में हमें चेक करना है कि कौन सी बैटरी जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है। तो यहां पर ये इंक्रीज भी हुआ, यहां पर ये डिक्रीज हो रहा है। 7Ah ये जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। क्लियर? ये जो हम ये सब पढ़ रहे हैं, बताओ इसका एक्चुअल में कहां पर यूज होता होगा? कोई एक एग्जांपल दे सकते हो?
हम्म। निमसेट, बहुत बढ़िया। हाँ। अरे जीएसटी, ये ये तो वो तो खाली एक कंपनी का मतलब कह सकते हैं। थोड़ा सा कुछ बड़े पैमाने पर बताओ। एक्चुअल में ये कहाँ पर एनालिसिस, डेटा एनालिसिस जो होगा ना, वहां पर यूज होता है ना। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको डेटा एनालिसिस करना पड़ता है। ऑब्वियसली वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो उनको उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, नहीं बिक रहा है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं, जब मैंने सिमेंटेक ज्वाइन किया था तब वहां पर भी मैंने इस पे काम किया था। अब जो भी तुम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो नीचे क्लिक करते हो आई एक्सेप्ट, है ना, बिना टर्म्स और कंडीशन रीड किए, है ना। वो तो एक समझ लो है, बटन दबाना ही है ना, उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्टॉलेशन का पार्ट मानते हैं हम तो उसको, क्या मानते हैं कि इंस्टॉलेशन का है, तो ये आई एक्सेप्ट क्लिक किया, आई एग्री और इंस्टॉल। ठीक है, नेक्स्ट। तो वहां पर वो जो हम आई एग्री करते हैं ना, तो उसमें टर्म्स में लिखा हुआ होता है कि तुम हमारे कंप्यूटर की या हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कौन कौन सी जो डिटेल्स है वो उनके पास सर्वर पर जाएगी। ठीक है ना। तो अगर मान लो कि जैसे कि अब मैं नॉट सिमेंटेक में काम कर रहा था, तो उनका एंटीवायरस होता है नॉर्टन एंटीवायरस। तो ऑब्वियसली अब नॉर्टन एंटीवायरस जब इंस्टॉल कर रहे हैं, तो कौन कौन से सिस्टम्स में इंस्टॉल कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स जो है वो सर्वर पर जाती है कंपनी के पास में। मतलब कि अगर तुम लोगों के पास कंप्यूटर है तो उसमें डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, ये इंफॉर्मेशन। उसके बाद तुम्हारे पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है, विंडोज 7, सोलरिस, मैक ओएस, कौन सा सिस्टम में तुम्हारे सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, और तुमने कितने से कितने ड्यूरेशन में यूज किया, कितनी बार उसमें बग्स आए, क्या प्रॉब्लम फेस हुई, वो सारी डिटेल्स जो है वो टाइमली जाती रहती है। अब उसका क्या होता है, वहां पर रॉ डेटा वहां पर अरेंज हो जाता है। अब उसको फिर पिक करके इसको बार ग्राफ, पाई ग्राफ में अरेंज किया जाता है। अब ऑब्वियसली हर एक कंपनी के अंदर अलग अलग टीम्स होती हैं। एक टीम जो होगी जो सिर्फ विंडोज पर काम कर रही होगी, एक जो होगी सिर्फ मैक पर काम कर रही होगी, ठीक है, एक सोलरिस पे काम कर रही होगी। अब उन्होंने देखा ट्रेंड कि अब हर साल ये जो है, ये सोलरिस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम डिक्लाइन होता जा रहा है, और एक टाइम उन्होंने देखा कि अब सोलरिस के कोई ज्यादा कस्टमर बेस है ही नहीं। तो वो जो टीम उन्होंने बना के रखी हुई है जो कि सोलरिस पे काम कर रही है, जिसके अंदर 10 एम्प्लॉय है, ऑब्वियसली वो भी खाली बैठे होंगे, इसका मतलब तो क्या काम कर रहे होंगे वो, ठीक है ना। तो अब वो क्या करेंगे, वो उस टीम को तोड़ देंगे और उनको या तो निकाल देंगे, नहीं तो कोई दूसरा काम एलोकेट कर देंगे। तो ये सब कैसे पता चला उनको, इसको एक्सेस, इसको एनालाइज करके, है ना। नहीं तो वो एक एक के पास जाके पूछते, अरे मेरे पास बहुत काम है, बहुत काम है। ठीक है ना। ऑब्वियसली इसमें समझ में आ गया कि जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज ही नहीं कर रहा है तो इस पे काम क्यों करना। ठीक है ना। और ट्रेंड बदलता जाता है हर साल का। तो ये बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम देखोगे तो इतना छोटी सी चीज कितने करोड़ों का टर्नओवर को चेंज कर देती है। तो उसमें जो रॉ डेटा दिया था उसको मुझे इसमें कन्वर्ट करना था इंफॉर्मेशनल डेटा में। करो अब इसको सॉल्व। ये सवाल तुम्हारे दिल के बहुत करीब होना चाहिए।
बोलो। ए और सी। सवाल दो हैं, आंसर चार आ रहे हैं। ऑप्शन तो तुम्हारे सामने है। ए डीबीडी। क्या आ रहा है बोलो। क्या बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में? गिवन क्या है हमें? स्कूल हैज 4 सेक्शंस A to D of class 9th student. The result of the half yearly and the annual examination are shown below. ठीक है, सेक्शन ए बी सी डी हमें दिया हुआ है और बताया है कि बोथ द एग्जाम में कितने फेल हुए हैं, हाफ ईयरली में फेल और एनुअल में पास। हाफ ईयरली में पास, एनुअल में फेल और दोनों में पास वाले कितने कितने स्टूडेंट्स है, ये हमें डेटा गिवन है। और हमसे पूछा क्या गया है फर्स्ट क्वेश्चन में? The number of students passing in the examination be considering a criteria for the comparison of difficulty of two examination.
मतलब कि किसमें कितने बच्चे पास हुए हैं, उससे कंपैरिजन किया जाएगा कि एनुअल और हाफ ईयरली में से कौन सा एग्जाम डिफिकल्ट था। ऑप्शन में चारों का कंपैरिजन दिया है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं कि कितने पास हुए हैं हाफ ईयरली में और कितने पास हुए हैं एनुअल एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो दोनों फेल हो गए, इसको तो काउंट करेंगे ही नहीं। अब यहाँ पर कितने हैं, ये फेल है हाफ ईयरली में और पास है किसमें, एनुअल में। तो एनुअल में पास होने वाले कितने हो गए, एनुअल में पास होने वाले हो गए 14 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 13। एक तो ये एनुअल में पास हुए, और जो दोनों में पास हुए वो भी एनुअल में पास है। इसका मतलब प्लस कौन सा हो जाएगा, 64 प्लस 55 प्लस 46 प्लस 76। ठीक है, जो बोथ में पास हुए वो भी एनुअल में पास है, और जो सिर्फ एनुअल में पास हुए वो भी। तो ये चारों सेक्शन के और ये चारों सेक्शन के, तो ये हमें टोटल दे देंगे कि कितने बच्चे पास हुए एनुअल में। कितने हो रहे हैं निकालो, कितने, 28 और अब इसी तरह से हाफ ईयरली में पास होने वाले कितने हैं, तो ये तो दोनों में फेल हो गए, ये हाफ ईयरली में फेल है, ये हाफ ईयरली में पास है ना। तो हाफ ईयरली में पास होने वाले कौन से हो गए, 6 प्लस 17 प्लस 9 प्लस 15, और प्लस ये तो आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि जो बोथ में पास है वो हाफ ईयरली में पास होंगे ही होंगे। कितना आ रहा है, 288 सेम आ रहा है। अब ऑब्वियसली इतना पार्ट तो दोनों का ही सेम है, बस इतने को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों का सेम आ रहा है, इसका मतलब दोनों एग्जाम्स का डिफिकल्टी लेवल सेम है। ठीक है, तो बोथ हैज ऑलमोस्ट सेम डिफिकल्टी लेवल, ऑप्शन सी। आ गई बात समझ में, बोथ हैज सेम डिफिकल्टी लेवल। बी, ऑप्शन डी, टू एग्जामिनेशन कैन नॉट बी कंपेयर्ड फॉर द डिफिकल्टी लेवल। कंपेयर कर दिया ना, अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन बोल दिया है कि क्या क्राइटेरिया लगाना है कंपैरिजन के लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग। ठीक है ना, और पासिंग हमें दिया हुआ है, हमें बोला गया है कि अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हमें कौन सा क्राइटेरिया को इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग इन द एग्जामिनेशन, और वो हमें गिवन है, तो इसका मतलब हम निकाल सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन क्लास नाइन्थ इन द स्कूल। 11th ये नहीं होता, 11th ये होता है। ठीक है, तो नाइन्थ क्लास में कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली इन सबका क्या कर दो, समेशन कर दो। कितना आ रहा है, 430। इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला पार्ट इसमें कोई है ही नहीं। जो बच्चा दोनों में फेल हो गया है वो किसी और में पास नहीं हो सकता, जो एक में पास है एक में फेल है वो दूसरे किसी में नहीं आएगा। दोनों में पास है वो इसमें थोड़ा ना आएगा, जो दोनों में पास है वो दोनों में फेल होगा क्या, या एक में पास एक में फेल होगा क्या, नहीं ना। ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट है। लॉजिकली सोचो ना, जो दोनों में पास है वो किसी एक में फेल होगा क्या, इसीलिए वो यहाँ पर है ना। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। ठीक है ना, सारे इंडिपेंडेंट है, तो क्या आ जाएगा, सबका समेशन 430। क्लियर, नेक्स्ट। Which section has maximum pass percent in at least one of the two examination। ठीक है, दोनों में से किसी एक एग्जामिनेशन में मैक्सिमम पासिंग परसेंटेज कौन से सेक्शन का है, विच सेक्शन हैज द मैक्सिमम पास परसेंट। ठीक है, एटलीस्ट एक एग्जामिनेशन में, मतलब एटलीस्ट एक में, या तो हाफ ईयरली में या एनुअल में या दोनों में। ठीक है, तो अब जैसे कि इसके लिए देखें तो हाफ ईयरली में कितने पास है 14, एनुअल में कितने पास है 6, और दोनों में पास कितने हैं 64। एटलीस्ट वन ऑफ द एग्जामिनेशन, या तो हाफ ईयरली में पास हो, या फिर एनुअल में पास हो, या फिर दोनों में पास हो। तो एटलीस्ट वन ऑफ द एग्जामिनेशन टोटल डिवाइडेड बाय टोटल अपियर्ड स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए, और इसको कन्वर्ट कर दोगे किसमें, परसेंटेज में। तो इसी तरह से बी, सेक्शन बी, सी और डी का परसेंटेज निकालो, और उसमें से बताओ कि किसका सबसे मैक्सिमम परसेंटेज है। हाँ, कौन से क्वेश्चन का बोल रहे हो तुम, प्लस नहीं करेंगे माइनस करेंगे, कौन से क्वेश्चन में बोल रहे हो।
हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन में तुमने कहा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए माइनस करेंगे, किस खुशी में कैसे लॉजिक लगाया तुमने माइनस करने का, और किस में से किसको माइनस करेंगे ये भी बताओ। जैसा लिखा है वो बिल्कुल सही है। देखो इसमें क्या पूछा गया है एट्थ वाले में, विच सेक्शन हैज द मैक्सिमम पास परसेंट, ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसमें मैक्सिमम पास परसेंट है इन एटलीस्ट वन ऑफ द टू एग्जामिनेशन, कम से कम एक एग्जाम, दो में से एटलीस्ट वन एग्जाम में पास होने वाले परसेंटेज में से कौन सा सेक्शन सबसे हाईएस्ट है। तो अगर हम बात करें सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 28 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 64 टोटल प्रोबेबिलिटी जैसे टोटल केस, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, फेवरेबल केस। फेवरेबल क्या चाहिए है, पास इन एटलीस्ट वन ऑफ द टू एग्जामिनेशन। तो एक में पास होने वाले 14 प्लस दूसरे में पास होने वाले 6 प्लस दोनों में पास होने वाले 64, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। और उसी तरह से फिर सेक्शन बी के लिए निकालो, सी के लिए और डी के लिए, और उन चारों सेक्शन में से किसका परसेंटेज सबसे मैक्सिमम है। ये जो नंबर्स दिए हैं ये फेल के भी हैं और पास के भी हैं, डिपेंड कि तुम उसको किस नजरों से देखते हो, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, स्टूडेंट फेल्ड इन हाफ ईयरली, तो अगर हाफ ईयरली में फेल होने वाले चाहिए तो भी 14 है, बट पास इन एनुअल एग्जामिनेशन भी क्या है 14। तो अब तुम उसको किस नजरों से देखते हो बात उसकी है, उसको फेल देख रहे हो या पास देख रहे हो, है ना। ग्लास क्या है, आधा भरा है, तुम आधा भरा देख रहे हो या आधा खाली देख रहे हो, वो तुम्हारे ऊपर है। ये नहीं बोल सकते कि इस टेबल में सिर्फ फेल वालों की बात लिखी है या सिर्फ पास वालों की, दोनों बातें इसमें लिखी है। टोटल में से नन क्यों माइनस करोगे भैया, टोटल में से नल क्यों माइनस करोगे, फिर प्रोबेबिलिटी लगाने लग जाए पूरी की पूरी। तब भी वही आएगा, टोटल में से नन माइनस कर दोगे तब भी वही आएगा, ये वाला नन माइनस कर दो, ऐसा कर दो, वो भी वही आएगा आंसर, ठीक है ना, आंसर वही आएगा। क्या आ रहा है, बी, परसेंटेज भी गलत निकाल रहे हो, सही से निकालो। सी है ना, वो भी गलत है। अब क्या बचा, ए और डी, है ना, डी बोलोगे ही। देखो इसमें चारों के परसेंटेज बहुत नियर है, ठीक है ना, तो तुम्हें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा एग्जैक्ट। आंसर डी है। अब तुम ए बी सी डी चारों तो तुमने बोल ही दिया है। क्या क्वेश्चन ऊपर वाला है लेकिन आंसर तो सेम ही है। नेक्स्ट, which section has the maximum success rate in the annual examination, एनुअल एग्जामिनेशन का सक्सेस रेट किसका हाई है, एनुअल एग्जामिनेशन का। तो एनुअल एग्जामिनेशन में पास वाले कितने हैं यहाँ पर, एक तो ये हो गए और ये हो गए, और ओवरऑल का कंपैरिजन में देखो, हाफ ईयरली और इसका कंपैरिजन करो। विच सेक्शन हैज द, विच सेक्शन, सेक्शन वाइज देखना है, सॉरी सेक्शन वाइज देखना है। विच सेक्शन मतलब कि दिस प्लस दिस, ठीक है ना, और दिस प्लस दिस, इन सबका वैसे ही निकाल दो, एडिशन करके निकाल दो, उसी से आई थिंक पता चल जाएगा। हाँ क्या, हाँ सक्सेस रेट निकालना है, तो यहाँ पर इन दोनों का एडिशन कर दो, 14 प्लस 64, और टोटल कितने स्टूडेंट्स ने दिया था, 28 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 64, ठीक है। तो ये तुम्हारा सक्सेस रेट किसका आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100, ये सक्सेस रेट आ गया सेक्शन ए का। फिर उसी तरह से बी सी डी का निकालो, और उसमें से मैक्सिमम कौन सा है। हाँ तो ये अपन ने सेक्शन ए के ही टोटल निकाला है ना, ये सेक्शन ए के एनुअल में पासिंग वाले, और डिवाइड सेक्शन ए के टोटल स्टूडेंट्स। नहीं नहीं नहीं, सेक्शन वाइज पूछा है ना,
विच सेक्शन, तो सेक्शन वाइज निकाला जाएगा। टोटल स्टूडेंट से कैसे कंपेयर करोगे जब सेक्शन वाइज कट ऑफ निकालना है तो? हाँ, किस सेक्शन के बच्चे, तो परसेंटेज जब भी निकालते हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या कुछ भी चीज निकालोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो रहेगा वो सेम रखा जाएगा जब तक का एक्सप्लिसिटली ना बोला जाए कि किसके रिस्पेक्ट में। अगर यहां पर हम सेक्शन वाइज पूछ रहे हैं तो उसको ओवरऑल स्टूडेंट से तुम कैसे कंपेयर कर दोगे, या फिर बोला जाता विद रिस्पेक्ट टू टोटल स्टूडेंट, या तो ऐसा बोला जाता तो फिर तुम डिनोमिनेटर में क्या लिख देते, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कंप्लीट स्कूल, टोटल स्कूल, ठीक है ना। लेकिन वहां पर ये तो ऐसा कहीं पर बोला गया है क्या, विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नहीं ना, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट हम सेक्शन वाइज ही निकालेंगे ना, जब तक हमें बोला नहीं जाएगा तब तक कैसे निकालेंगे। करो सबके चारों सेक्शन का निकालो। और 10th क्वेश्चन भी एज इट इज सेम है, वहां पर क्या देखना है, मिनिमम बताना है और नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स को देखना है, फेल इन हाफ ईयरली। 9 और 10 क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। एप्टीट्यूड और रीजनिंग में कौन सा मुश्किल है और कौन सा इजी है? एप्टीट्यूड नहीं, ओवरऑल की मैं बात करूं, एप्टीट्यूड मुश्किल है एज कंपेयर टू रीजनिंग, तो एप्टीट्यूड छोड़ देना चाहिए। जीना मुश्किल है या मरना, जीना आसान है या मरना आसान है? मरना आसान है, तो जीना छोड़ देना चाहिए। क्यों डिपेंड करता है, क्या ऐसा पैसे से कोई कंपैरिजन नहीं है, पैसे के जिसके पास पैसा उसके लिए जीना तो अपने आप ही आसान हो गया ना, तो जिस ऐसे भी कुछ होंगे जिसके पास एप्टीट्यूड आता होगा, जिसको बन रहा होगा उसके लिए आसान हो गया, ठीक है ना। नहीं, लेकिन जिनके लिए मैं नॉर्मल पूछ रहा हूं, जिनको लग रहा है कि एप्टीट्यूड मुश्किल है तो छोड़ देना चाहिए, जीना भी मुश्किल है, मर जाना चाहिए, है ना। तो अगर तुम मरते नहीं हो, जी रहे हो जबरदस्ती, तो एप्टीट्यूड भी करो जबरदस्ती, ठीक है। यहां पर इसका क्या आ रहा है, ए पक्का, अभी चेक करता हूं। और फिर मिनिमम फेलर के लिए हम क्या कर देंगे, मिनिमम फेलर रेट इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में फेल वाले कितने हो गए, एक ये हो गए और ये हो गए, ठीक है। तो 14 प्लस 28 डिवाइड बाय 28 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 64 और इसका परसेंटेज इसी तरह से चारों के लिए निकाल दोगे, कितना आ रहा है इसका, हाँ इसका सेक्शन नहीं आया, मिनिमम वाले का निकालो। क्या आ रहा है, ए सी और
बी डी, किसी ना किसी का तो सही होगा ही। पता है क्वेश्चन कंप्यूटर में मैंने दिया था करने के लिए, और मतलब उसमें नन ऑफ दिस कहीं पे ऑप्शन में नहीं था, 4 क्वेश्चन थे, ठीक है ना, क्लास में मैंने डिस्कस करवाया था। अब यहाँ पर शीट बनवाई, अब यहाँ का मटेरियल कई कोचिंग वालों ने भी लेके रखा है ना। तो उन्होंने, अब कई बार क्या होता है ना कि टीचर अपने आप में कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अरे मेरे को तो बनता है, मेरे को उसको वीडियो देखने की क्या जरूरत है ना। जिसका नहीं बनेगा उसका सॉल्यूशन वो देखेगा, जिसने कोर्स लिया है अपना, तो जिसका क्वेश्चन उसको नहीं बनेगा उसका सॉल्यूशन देखेगा। नहीं तो हो सकता है कि खाली टेस्ट सीरीज ली हो, वीडियो जो भी जैसा भी लिया हो, तो वो क्वेश्चन यूट्यूब पे कराने लगा, ठीक है। अब वो क्वेश्चन तो करवा रहा है यूट्यूब पे, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसके चारों ही ऑप्शन गलत है। और अब गूगल वगैरह किया होगा, गूगल वगैरह पे तो आंसर मिल ही जाता है, आंसर भी मिल गया, क्वेश्चन भी करवा दिया। अब मैंने कहा मेहनत करके मैं सवाल निकालू और मौज करे ये, फिर वो उसने देख, अब ऐसे एक नहीं, ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे, ठीक है ना। उसके बाद फिर अब यूट्यूब पे लाइव मुझे भी लेना पड़ा। अब आंसर सब लोग पहले उसके वीडियो डाल चुके थे, तो आंसर हाँ ये है, सब आंसर गलत बता रहे। फिर उसको जब सॉल्व करवाया, उन्होंने कहा चारों के चारों गलत है? अब किसी का नाम क्या लेना, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ना, आधी अधूरी नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। और अगर अपने को लग रहा है कि 4 ऑप्शन है तो चारों में से एक सही हो, ये भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना, ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो कंप्लीट सॉल्व करो उसको। क्या आएगा? डी, कंप्लीट सॉल्व करो। ठीक है, चलो तो अब इसकी और अभी प्रैक्टिस करो एप्टीट्यूड की बुक से। नेक्स्ट वीक का मैं टारगेट बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीक में ऑब्वियसली हमारा 1-2 क्लास तो अभी पेपर एनालिसिस वाला संडे वाला चलेगा, 1 क्लास या 2 क्लास जितना भी चले, ठीक है। उसके बाद 3-4 दिन रहेंगे हमारे पास दिवाली से पहले के। बातें नहीं, बातें नहीं, क्या मैं बोल रहा हूँ? अलग बैठो तुम, अलग बैठो। सीट कहाँ है? उठ के आ गया वहां पर पढ़ाने के लिए, पहले वही बैठे थे ना तुम। तो अगले हफ्ते में 3-4 दिन बचेंगे दिवाली से पहले, तो शॉर्ट में एक बार क्विक ओवरव्यू कर लेंगे एप्टीट्यूड के लिए, ठीक है। तो एप्टीट्यूड के अटेंडम एक एक क्लास में एक एक दो दो टॉपिक्स करते जाएंगे, दो दो तीन तीन टॉपिक्स, और इस तरह से मैं करवाऊंगा कि सारे टॉपिक्स का इंटरकनेक्शन करते हुए बताऊंगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम सारे टॉपिक्स अलग अलग है, देखा जाए ना तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो है वो एक ही है, ठीक है। तो मिक्स्ड वे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्या है, जब टॉपिक वाइज पढ़ाता हूं तो मजबूरी होती है कि वो वही टॉपिक पढ़ाना है, उससे रिलेटेड कोई दूसरा टॉपिक्स के बारे में अगर क्वेश्चन में आएगा तो ही बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक मिक्स्ड टाइप की क्लास रहेगी, 4-5 क्लास जो भी रहेगी। तो ओवरऑल एप्टीट्यूड का ओवरव्यू मिल जाएगा। जिसने पढ़ रखा है पहले से उनके लिए भी बेनिफिट है, उनको इंटरकनेक्शन समझ में आएगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा उनको भी बेनिफिट रहेगा कि कम से कम कुछ रिवीजन हो जाए, मतलब कुछ ओवरव्यू बन जाएगा कि हाँ कुछ नहीं बनता तो कुछ नहीं से कुछ सही, कुछ क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे, एप्टीट्यूड का ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से रीजनिंग खत्म हो चुका है, एप्टीट्यूड भी मैं पढ़ा ही चुका हूँ, लेकिन एक बार और पढ़ाऊंगा अगर लास्ट में। लेकिन मेन जो तुम्हारा ये जो 4-5 दिन की क्लास रहेगी, तुमको इसमें ओवरव्यू मिल जाएगा। और फिर हमारा कंप्यूटर सेक्शन आ जाएगा, कंप्यूटर सेक्शन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस बार, ठीक है। डिटेल में मतलब कि इस बार समझ लो तुम्हारा जो फर्स्ट सेमेस्टर में, अभी जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में कोई जाता था तो उसका आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाता था यहाँ की पढ़ाई से, है ना। इस बार ये समझ लो कि पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। और अलग अलग जगह पर अलग अलग सिलेबस पढ़ाए जाते हैं। तो वो 2 बुक्स, 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो अभी तक जो था वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आधा ही पार्ट था, ठीक है। अब मेरा इस बार प्लान है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूरा करा दूं और कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी करवा दूं, ठीक है। अब आए ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेबस में हमारे पास टाइम है, 1 घंटा दिन का लगेगा ज्यादा से ज्यादा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कम से कम ये है कि कंप्यूटर में अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, तो हम हमेशा इस बात पे बिलीव रखते हैं कि एक एंड हमें हमेशा एक्स्ट्रा लेकर चलना पड़ेगा, एक एज ऐसी लेकर चलनी पड़ेगी जो हमें बाकी से आगे निकाल दे, ठीक है ना। तो वो हम हमेशा कंप्यूटर को मान के चलते हैं। पिछले साल भी हो जाता, लेकिन अब ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, अच्छा हुआ। और अब और आना चाहिए, ठीक है ना। मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि किसी तरह से इंग्लिश हट जाए, इंग्लिश की जगह पर भी कंप्यूटर आ जाए, है ना। एक आध मेल वेल कर देना, इंग्लिश की जगह पर भी अगर कंप्यूटर आना चाहिए, और आना भी चाहिए। अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जा रहे हैं तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस पहले 15 आते थे, अब 10 कर दिए, है ना। तो कम कर रहे हैं उल्टा और बढ़ाने की वजह, ठीक है। तो इंग्लिश किसी काम का नहीं, इंग्लिश को हटाओ कंप्यूटर लेकर आओ, तो हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब कंप्यूटर में तुम कोई सा भी क्वेश्चन दे दो, कहीं ना कहीं से बस सिलेबस बता दो,
सिलेबस बता दो, पढ़ा तो मैं दूंगा ही, है ना। सिलेबस से बाहर अगर आ गया तो ऑब्वियसली पढ़ाने में तो बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड है ना। 80 नंबर के लिए हम कितना कितना हाथ पैर मारेंगे, ठीक है। हाँ, अगर वहीं पे तुम अगर इसको 400 नंबर का बना दो तो फिर कर लेंगे, है ना। लेकिन अब 80 नंबर के लिए कितना हाथ पैर मारेंगे, ठीक है। फिर भी अब हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, अगर आराम से भी स्टार्ट करेंगे ना, बिल्कुल आराम से भी चलेंगे, तब भी हमारा दोनों सिलेबस, दोनों सब्जेक्ट बहुत आराम से डिटेल में कंप्लीट हो जाएगा। और इस लेवल पे कंप्लीट होगा कि फ्यूचर में कभी तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा, और अगर एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो बन जाए 100%। उस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे पुराने वीडियो कोर्स लेके भी रखे उनके लिए भी वो कचरा हो जाएगा, ठीक है। और दुआ करना कि आउट ऑफ द सिलेबस ही क्वेश्चन आए, है ना। मैं हमेशा यही दुआ करता हूँ कि जितना पढ़ाया है ना उससे ज्यादा ही आना चाहिए। क्या है, जितना पढ़ाया उससे ज्यादा आएगा ना, तब एक्चुअल में पता चलेगा कि किसको कितना आता है। कन्वर्जन आ गए, अरे कन्वर्जन क्या आ गया, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, ये तो सबको आता है? जिसने नहीं पढ़ा वो भी कर लेगा, जिसने बहुत पढ़ा है वो भी करेगा। तो इसमें कोई तुलना नहीं कर पाएगा ना, कंपैरिजन ही नहीं हो पाएगा कि किसको कितना आता है। अब तुमने पूछा ही 2+2 है, अब 2+2 पूछ के तुम क्या पता लगा लोगे कि सामने वाले को इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता। एक ने इंटीग्रेशन पढ़ा ही नहीं और दूसरा बहुत पढ़ के गया और पूछ रहा है 2+2। अब 2+2 तो सभी को आता है, जो पढ़ के गया, जो नहीं पढ़ के गया, सबके लिए बराबर है। तो क्वेश्चन आना चाहिए बाहर से, ठीक है ना। तो अब हम लोग इस बार इसके लिए तैयार है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी कर लेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी मैं थोड़ा बहुत पार्ट जो आता है मेनली वो तो मैं क्लास में वैसे भी बता ही देता हूँ। हार्ड डिस्क आर्किटेक्चर और मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं बता ही देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाए और अच्छी बात है, वो भी पढ़ा देंगे। क्या है, क्या रखा है इसमें, है ना, सब मोह माया है, ठीक है। अब वो क्या ना, नंबर नहीं बढ़ा रहे ना, अब 80 नंबर के लिए कितने मेहनत करेंगे, बात वो हो जाती है। लेकिन 80 नंबर देखा जाए तो बहुत है। अगर 2019 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 300 350 नंबर लाना मुश्किल हो गया था उस पेपर में लोगों के लिए, ठीक है। मतलब रीजनिंग भी टफ है, मैथ्स भी टफ है। अब कोई 200 300 भी टच मुश्किल से कर पा रहा है, और वहीं पर कंप्यूटर ऐसा आ जाए जो 80 में से 80 बन जाए, तो मुश्किल से जो 300 पे रुक गए थे वो सीधे 400 पहुंच गए, है कि नहीं। तो रैंक कितनी ज्यादा बूस्ट हो गई, कितनी ज्यादा बूस्ट हो गई। मतलब जहां पर इंसान 300 350 पे रुक गया, 400 तक पे भी पहुंचा तो नेगेटिव मार्किंग भी लेकर चले गई उसको पीछे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 300 400 वाला 500 पे पहुंच गया, 300 वाला 400 पे पहुंच गया, सीधे सीधे 100 नंबर का इंक्रीमेंट हो गया। दूसरे लोग पीछे रह गए, वहां पर कंप्यूटर ने आगे बढ़ा दिया। तो कभी भी कुछ भी आगे बढ़ा सकता है, कभी रीजनिंग बढ़ा सकता है, एप्टीट्यूड बढ़ा सकता है। मान लो एप्टीट्यूड किसी साल बहुत ज्यादा आ जाए, ठीक है। अब वहां पर क्या होगा कि जिसने एप्टीट्यूड पढ़ रखा होगा अच्छे से वो वहां पर आगे निकल जाएगा। किसी साल मैथ्स बहुत टफ आ गया, अब बहुत टफ आ गया, लेकिन जिसने टफ अच्छे से लेवल पे पढ़ाई करी होगी वो मैथ्स भी हैंडल कर लेगा। 50 नहीं कर, 50 में से 40 45 नॉर्मली करते हैं इजी पेपर में, 40 45 ना करके वो 25 30 करेगा, 20 करेगा। लेकिन उन लोगों से तो आगे निकल जाएगा ना जो बिल्कुल पढ़कर नहीं गए हैं, ठीक है ना। तो हमें हर एक चीज के लिए तैयार रहना है, हमें किसी एक चीज को नहीं पकड़ना है कि नहीं मैथ्स के भरोसे पर ही है या रीजनिंग के इंग्लिश के एप्टीट्यूड के भरोसे है, किसी नहीं। हम तो चारों खाने चित्त करने हैं, जहां से जो मिले कबाड़ लो, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से थोड़ा उधर से खाना बन जाएगा, ठीक है ना। सब जगह से सब, जब कोई मान लो कि कभी कोई ऐसी आ जाए भूखा पेट, है ना, कुछ नहीं खाने को मिल रहा है, ठीक है ना, खाना नहीं लेकर आए, बस सबके टिफिन से एक एक कोर खा लो, पेट भर जाएगा। हमारे हॉस्टल में एक लड़का था, है ना, वो क्या करता था, सबसे जाके सिर्फ 10 रुपए मांगता था, सिर्फ 10 रुपए, ठीक है ना। अब 40 लड़के थे हम लोग, है ना, टोटल 48 सीट्स है आईआईटी में, तो 8 लड़कियां थी, 40 लड़के थे। तो वो सबके रूम पे जाकर सिर्फ 10 रुपए मांगता था, क्यों, क्योंकि 10 रुपए लौटाने नहीं पड़ते। तो सबसे 10 10 रुपए कलेक्ट करता था और बाहर होटल में जाकर खाना क्या आता था 300 400 रुपए का। अब वो बोलता 10 रुपए दे दे, 10 रुपए दे, सब लोग दे देते। हर 15 दिन में आ जाता था, हफ्ते में एक ट्रीट मार लेता था वो, हफ्ते में एक बार संडे के दिन जाकर खा के जाता था, ठीक है। अब 10 रुपए हम लोग को पता नहीं चलता है 10 रुपए क्यों मांगता है। बाद में पता चला कि वो देखा तो वहां पर वो रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहा है बढ़िया तरीके से 300 400 रुपए का, और मांगे सबसे 10 ही रुपए है। तो ऐसे हर जगह से थोड़ा थोड़ा भी अगर निकालोगे ना, सब कुछ हो जाएगा। सोच का परिवर्तन लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। चलो, थैंक यू।